हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चलती हैं उसमें आज आपकी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक क्या है, आरटीई एक्ट 2009 या फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आरटीई एक्ट 2009। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। आरटीई का फुल फॉर्म देख लेते हैं। आरटीई एक्ट का फुल फॉर्म राइट टू एजुकेशन है। आरटीई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। आगे देखते हैं, शिक्षा का अधिकार या फिर आरटीई 2009। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें आर्टिकल 21A के भाग 3 में यह लिखा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। तो 86 संविधान संशोधन 86वें में क्या हुआ था, जो 2002 में हुआ था, उसमें यह हुआ था कि आर्टिकल 21A के तहत यह कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देनी है। लेकिन उसे और अच्छे से मजबूती प्रदान करने के लिए क्या किया गया, या एक और अधिनियम लाया गया। 1 अप्रैल 2010 को आरटीई एक्ट 2009 लाया गया, क्योंकि यह 2009 में इसकी बात हुई थी, इसलिए इसको आरटीई एक्ट 2009 कहते हैं। और पारित कब हुआ, 1 अप्रैल 2010। तो ध्यान रखिएगा, यह पारित कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। और इसको कहते क्या है, आरटीई एक्ट 2009। और इसे क्यों लाया गया था कि जो 86वां संविधान संशोधन किया गया था आर्टिकल 21A के तहत, जिसमें क्या किया गया था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा, उसको और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए आरटीई एक्ट लाया गया था। आगे देखते हैं, आरटीई एक्ट का फुल फॉर्म देख लेते हैं। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। वैसे तो इसको राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कहते हैं, लेकिन इसका और एक बड़ा फॉर्म है, वो है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, या फिर हिंदी में इसे कहते हैं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आगे देखते हैं, अब इसकी कुछ प्रमुख धाराएँ देख लेते हैं। इसकी प्रमुख धाराएँ से सीटेट में प्रश्न बनता है। पहली धारा जो प्रमुख है, धारा 12, इसमें क्या है कि आरटीई 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी, तो है 25%। मतलब अगर 100 बच्चों का एडमिशन किसी प्राइवेट स्कूल में हो रहा है तो उसमें से 25 बच्चों गरीब होने चाहिए। 25 बच्चे फिक्स हैं गरीब होने चाहिए, उससे ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। तो धारा 12 में क्या कहा गया है, किसी भी प्राइवेट स्कूल में जो गरीब बच्चों के लिए आरक्षण दिया गया है वह 25% है, मतलब हर 100 बच्चों में से 25 बच्चे गरीब होने चाहिए। आगे देखते हैं, अगली धारा है धारा 13। धारा 13 क्या है कि प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा। तो अगर आप फीस ले रहे हैं किसी, जैसे कि इसमें अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा कहा गया है ना, लेकिन अगर आप किसी टीचर को फीस लेते हुए देखा गया तो शुल्क का 10 गुना जुर्माना लेंगे। वो कौन, आरटीई एक्ट के अनुसार शुल्क के 10 गुना जुर्माना सरकार लेगी। धारा 14 क्या कहती है, किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें यह कहा जा रहा है कि मान लीजिए किसी बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा गरीब है, वो विभिन्न कागजात बनवाने में सक्षम नहीं है, तो उसे विद्यालय में आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या भी कोई और चीज़ें नहीं है तो आप उसे विद्यालय में प्रवेश नहीं देंगे, उसे विद्यालय में प्रवेश लेना ही पड़ेगा। ये धारा 14 कहती है। आगे देखते हैं, धारा 15 क्या कहती है। धारा 15 कहती है बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि बीच से किसी भी बच्चे को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतलब जो शैक्षणिक ईयर चल रहा है, अगर आप मान लीजिए बीच में चले गए, आप दिसंबर में जा रहे हैं तो आपको दिसंबर में प्रवेश नहीं मिलेगा। आपको जो शैक्षणिक वर्ष चलता है, अप्रैल मई जो भी चलता हो, अप्रैल मार्च से, उससे आपको प्रवेश लेना होगा। ये धारा 15 कहता है। आगे देखते हैं, धारा 16 क्या कहता है। धारा 16 कहता है स्टूडेंट को ना तो क्लास में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि 6 से 14 वर्ष, मतलब 1 से जो 8 तक के बच्चे होते हैं, उन्हें आप ना ही फेल कर सकते हैं, ना ही आप विद्यालय से निकाले जा सकते हैं। मतलब आप उन्हें विद्यालय से निकाल भी नहीं सकते। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो प्राइमरी और जो मिडिल वाले होते हैं 1 से 8 वाले, उनको ना आप फेल कर सकते हैं, ना विद्यालय से आप किसी भी प्रकार से निकाल नहीं सकते। ये धारा 16 कहता है। जैसे कि फिगर बना है कि आप उसको फेल नहीं कर सकते, आप उसे निकाल भी नहीं सकते। आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है धारा 17। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट धारा 17 है कि इसमें क्या होता है कि बच्चों को किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड और प्रताड़ित करना मना है।
बिल्कुल मना है। आप किसी भी प्रकार को उसको दंड नहीं दे सकते। अगर कोई गलती भी कर रहा है तो आपको दंड उसे बिल्कुल भी किसी तरीके से नहीं दे सकते। किसी भी हालत में, किसी भी जो सिचुएशन में क्या होता है कि आप उसे शारीरिक दंड नहीं दे सकते बच्चों को। और यह धारा 17 कहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। धारा 17 यही बताती है। आगे देखते हैं धारा 24 क्या है। धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्य बताए गए हैं। धारा 24 में क्या बताया गया है? शिक्षक के जो कर्तव्य है उसे बताया गया है। आगे देखते हैं शिक्षक के कर्तव्य जो बताया गया, जैसे फिगर बना है, शिक्षक के क्या कर्तव्य होने चाहिए। आगे है धारा 27। धारा 27 में क्या कहा गया है कि RTE 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। तो इसमें यह बताया गया है कि शिक्षक को मतलब जो कोई भी सरकारी कार्य हो रहा है उसमें आप लगा नहीं सकते हैं। कोई भी शैक्षणिक कार्य के अलावा किसी अन्य कार्य में नहीं लगा सकते। केवल 3 कार्यों को छोड़ के जनगणना के कार्य में लगते हैं, वो चुनाव का जो होता है उसमें लगते हैं, और आपदा प्रबंधन अगर आएगी तो उस वहाँ लग सकते हैं। इन तीनों कार्यों को छोड़ के जो शिक्षक होते हैं उन्हें आप किसी भी प्रकार के कार्य में कहीं नहीं लगा सकते। जनगणना में लगा सकते हैं, चुनाव में और आपदा प्रबंधन में लगा सकते हैं। देखिए आपदा प्रबंधन की बात शिक्षक कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जनगणना हो रही है और ये चुनाव करा रहे हैं शिक्षक। तो केवल 3 कार्य में आप उन्हें लगवा सकते हैं। और ये धारा 27 कहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाएगी। और कौन सी हो जाएगी? धारा 17 जो है। आगे देखते हैं, आगे एक धारा नहीं दी गई है, धारा 28 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी नोट कर लीजिएगा। धारा 28 क्या कहती है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। मतलब ये कहती है शिक्षक जो है वह प्राइवेट ट्यूशन जो होता है उसे नहीं पढ़ा सकता। जो सरकारी शिक्षक होगा वह प्राइवेट ट्यूशन बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता। अगर वह पढ़ाते हुए मिलेगा तो वह उसकी जो नौकरी है उसे निरस्त कर दिया जाएगा। तो धारा 28 क्या कहती है? शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। चलिए फिर से इनकी धाराओं को हम देख लेते हैं, फिर से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, धारा 12 क्या कहती है? धारा 12 कहती है कि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें 25% आरक्षण मिलता है गरीब विद्यार्थियों के लिए। धारा 13 क्या कहती है? धारा 13 कहती है कि अगर आप फीस लेते पकड़े गएंगे तो शुल्क का 10 गुना जुर्माना आपसे लिया जाएगा। 14 क्या कहती है कि जन्म प्रमाण अगर किसी के पास नहीं है उसको तब भी आपको विद्यालय में लेना पड़ेगा। आगे देखते हैं धारा 15 क्या कहती है कि बीच से आप नहीं पढ़ा सकते, शैक्षणिक वर्ष के शुरुआत में ही उसे प्रवेश मिलेगा बच्चों को। आप अगर चाहें दिसंबर में एडमिशन तो नहीं होगा। धारा 15 ये कहती है। धारा 16 क्या कहती है? इंपॉर्टेंट है। धारा 16 कहती है कि किसी भी बच्चे को 1 से 8 वाले बच्चों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के ना ही आप फेल कर सकते हैं, ना ही विद्यालय में निकाल सकते हैं। धारा 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में आप बच्चों को दंड नहीं देंगे, चाहे वो जो भी काम करें। आप उन्हें समझाना है, आप उनको अनुशासन में बांधिए, लेकिन स्वतंत्र रूप से, मतलब सकारात्मक रूप से अनुशासित रखिए। शारीरिक दंड बिल्कुल मना है, प्रोहिबिटेड है, ध्यान रखिएगा। धारा 17 यही बताती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद धारा 27 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धारा 24 देख लेते हैं। धारा 24 है शिक्षक के कर्तव्य बताए गए कि एक अच्छे शिक्षक के क्या कर्तव्य होते हैं। बच्चों को पढ़ाना चाहिए, पढ़ाई से संबंधित और जो विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं, जो सह शैक्षणिक कार्य होते हैं, उसको भी कैसे करवाना चाहिए। उसके बाद धारा 27 आ जाती है कि जो शिक्षक होता है उसे किसी भी कार्य में आप नहीं लगा सकते, केवल 3 कार्य को छोड़कर। जनगणना जब होगी तब शिक्षक को लगना पड़ेगा, चुनाव में शिक्षक रहता है, और आपदा प्रबंधन अगर होगा, आपदा आ गई तो उसके प्रबंधन में भी शिक्षक कार्य करता है। तो 3 कार्यों को छोड़ के कहीं भी आप नहीं लगा सकते, RTE कहती है ये। उसके बाद धारा 28 मैंने बताया। धारा 28 क्या है कि कोई भी जो सरकारी शिक्षक है वह प्राइवेट ट्यूशन जो है, प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। तो सरकारी शिक्षक क्या करेगा? प्राइवेट ट्यूशन बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता, ये धारा 28 कहती है। आगे अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें जो धाराएं दी गई है उसमें से 2-3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि धारा 28 हो गई। और धारा 27 क्या है? अब किसी भी कार्य में आप नहीं लगा सकते 3 कार्यों को छोड़ के। धारा 17 इंपॉर्टेंट है। धारा 17 की शारीरिक दंड नहीं दे सकते। उसके बाद धारा कौन सी इंपॉर्टेंट है? धारा उसके बाद 13 इंपॉर्टेंट थी। धारा 12 इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद धारा 12 इंपॉर्टेंट थी, 25% आरक्षण वाली। चलिए अब कुछ अन्य पॉइंट जो हैं, अब ये प्रश्न यहाँ से ज़्यादा बनते हैं। ये जो पॉइंट दिए गए अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या दिया गया है कि RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? 30:1। तो यह क्या बता रहा है कि RTE कहती है, जो 2009 का एक्ट था उसमें बताया गया है कि जो शिक्षक और जो शिक्षार्थी का अनुपात होना चाहिए, मतलब प्रत्येक 30 छात्रों पे 1 टीचर होना चाहिए। मान लीजिए आपके जो विद्यालय उसमें प्राथमिक के 60 बच्चे हैं तो अध्यापक कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। 90 बच्चे हैं तो अध्यापक कितने होने चाहिए? 3 अध्यापक कम से कम होने चाहिए। ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन कम से कम 3 अध्यापक होने चाहिए। तो इसमें बताया जा रहा है कि छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? 30:1 होना चाहिए। कहाँ? प्राथमिक कक्षा, मतलब 1 से 5 में कितना होना चाहिए? 30:1। प्रत्येक 30 बच्चों पर 1 टीचर होना चाहिए। और
उच्च प्राथमिक स्तर पे कितने होने चाहिए? जो 6 से 8 होता है उसमें कितना होना? 6 से 8 में 35:1, मतलब हर 35 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पे कितना होना चाहिए? 30:1। और अपर प्राइमरी में कितना होना चाहिए? 35:1। अगला पॉइंट है कि आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक हो तो विद्यार्थियों शिक्षक का अनुपात 40:1 हो जाएगा। तो ऊपर चीज़ें जो बताई गई हैं उसमें तो ठीक है कि 30:1 प्राइमरी में और 35:1 अपर प्राइमरी में, लेकिन अगर आप 1 से 8 की जो मान लीजिए आपका जो विद्यालय है, जो प्राइमरी स्कूल है जो आपका, वह मतलब प्राइमरी क्या 1 से 8 तक का आपका जो विद्यालय है सरकारी, उसमें 200 से अधिक बच्चे हो जाएंगे तो शिक्षक का अनुपात कितना हो जाएगा? 40 बच्चों में से एक शिक्षक होंगे। हर 40 बच्चों पे एक शिक्षक आ जाएंगे, रेशियो बढ़ जाएगा। तो यही बताया गया है आरटीई 2009 ने कि अगर सदस्यों की संख्या, अगर छात्रों की संख्या जो है वह कक्षा 1 से कक्षा 8 टोटल कर लेंगे 200 से अधिक है तो जो शिक्षक और जो शिक्षार्थी और शिक्षक का अनुपात हो जाएगा 40:1, मतलब हर 40 बच्चों में एक शिक्षक फिर बनेंगे। और वैसे कितने हैं? प्राथमिक 30 और अपर प्राइमरी में 35 है। अगला पॉइंट है, यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो इसके लिए प्रावधान 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होने चाहिए। अब इसमें यह बताया गया है कि अगर 150 से अधिक बच्चे हो गए हैं प्राइमरी स्तर पे, प्राथमिक स्तर 1 से 5 पे, तो कितने टीचर हो जाएंगे? 150 हैं तो 5 टीचर ऐसे ही हो जाएंगे और इनको देखने के लिए एक जो होना चाहिए प्रिंसिपल होना चाहिए। तो 150 से अधिक बच्चे अगर हैं तो कितने होंगे? 1 प्रधानाध्यापक होना चाहिए और 5 शिक्षक होने चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं। ये सारे पॉइंट PYQ हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो चारों पॉइंट आए ये सब PYQ हैं, जो आगे आएंगे वे भी PYQ हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला कह रहा है कि आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य करना होता है? तो 45 घंटे। ध्यान रखिएगा, न्यूनतम 45 घंटे एक हफ्ते में कार्य करना है शिक्षक को। अगला पॉइंट है कि आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे कितने होने चाहिए? 800 और दिन कितने होने चाहिए? 200। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि आरटीई ने क्या कहा है कि जो प्राथमिक स्तर है उसमें मतलब आपको कम से कम 800 घंटे पढ़ाने ही, इससे कम बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको जो पूरा एक सेशन चलता है उसमें 800 घंटे पढ़ाने हैं और 200 दिन आपको शिक्षक कार्य करना है। तो प्राथमिक स्तर पर आपको कितने घंटे पढ़ाने हैं? एक सेशन जो होता है 800 घंटे, एक सेशन मतलब जो एक शैक्षणिक वर्ष होता है उसमें एकेडमिक ईयर में 800 घंटे पढ़ाने हैं और 200 दिन कम से कम आपको शिक्षण कार्य करना है। और अपर प्राइमरी में क्या होता है? अपर प्राइमरी में ये जो 800 घंटे हैं वह 1000 घंटे हो जाते हैं और जो दिन है 20 दिन और बढ़ जाते हैं। अपर प्राइमरी में जो आपको न्यूनतम पढ़ाना है शैक्षणिक घंटे वह 1000 हावर हो जाता है और दिन 220 हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लीजिए। प्राइमरी स्तर पे आपको एक एकेडमिक ईयर में कम से कम 800 घंटे पढ़ाना है और आपको कार्य कितना करना है, मतलब आपको स्कूल में कितने दिन कार्य करना है? 200 दिन। और अपर प्राइमरी में कितना हो जाएगा? ये 1000 घंटे हो जाएगा और जो दिन हो जाएगा वो 220 हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है कि आरटीई 2009 के अनुसार किस कक्षा तक के बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता? यह प्रश्न पूछा गया है कि आरटीई 2009 के अनुसार मतलब किस कक्षा तक के बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता? तो कक्षा 8 तक, 1 से 8 तक के किसी भी बच्चों को मैंने आपको बताया ना ही फेल किया जा सकता है ना ही निष्कासित किया जाता है। तो यह प्रश्न पूछा गया इसलिए मैंने प्रश्न के रूप में डाल दिया है। ऊपर मैंने पढ़ाया भी है कि किस कक्षा के बालकों को आप निष्कासित नहीं कर सकते। तो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को ना ही आप फेल कर सकते हैं ना ही निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न एक और है कि आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसमें पूछा गया है कि अगर कक्षा 1 से 5 तक के छोटे बच्चे हैं तो उनके घर से विद्यालय की न्यूनतम दूरी या फिर अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उन बच्चों को 1 किलोमीटर से ज़्यादा अपने विद्यालय में जाने के लिए नहीं लगना चाहिए। तो यही बताया गया है कि आरटीई 2009 में 1 से 5 तक के बच्चों के लिए घर से विद्यालय की जो अधिकतम दूरी है वह 1 किलोमीटर होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अगला एक पॉइंट पूछा गया था कि आरटीई 2009 के अनुसार एसएमसी क्या होता है? एसएमसी होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होती है मतलब स्कूल किस तरीके से चल रहा है, स्कूल के संबंधी जो मैनेजमेंट किया जाता है, एक कमेटी बनाई जाती है और उसका अध्यक्ष कौन होता है? उसके अध्यक्ष विभिन्न अभिभावक होते हैं। ध्यान रखिएगा, उसके अध्यक्ष कौन होंगे? विभिन्न अभिभावक होंगे। जो पेरेंट्स होते हैं वे इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसमें यही पूछा गया है कि आरटीई 2009 के अनुसार एसएमसी जो होता है स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी होती है उसके अध्यक्ष कौन होंगे? अभिभावक होंगे। अगला पॉइंट है कि इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति को होगा। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि जो स्कूल का विकास होगा वह उसका उत्तरदायित्व किस पे होगा? जो विद्यालय प्रबंधन समिति ऊपर बताई गई स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इस पर होगा। मतलब जो सरकार है वह आपको खर्च तो देगी, आपको उतने जो फंड होगा वह फंड देगी, लेकिन अगर कोई सरकारी व्यक्ति, कोई सरकारी ऑफिसर आपसे पूछेगा कि खर्च कहाँ हुआ तो उसका उत्तरदायित्व किसे देना होगा? विद्यालय प्रबंधन समिति को ही देना होगा। आगे देखते हैं।
अगला पॉइंट है कि आरटीई 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए? समावेशी शिक्षा व्यवस्था। मोस्ट पॉजिटिव वर्ड है, ये हर जगह पूछा जाता है। सीटेट में लगभग हर सेक्शन में एक बार पूछ लिया जाता है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा मोस्ट पॉजिटिव वर्ड है पहली बात तो इसमें पूछा जा रहा है कि अगर पूछा जाएगा कि हर प्रकार के बच्चों का समावेशन करना है तो किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए? समावेशी शिक्षा व्यवस्था। अगला जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार प्रश्न बन चुका है कि आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा कितने वर्षों तक होनी चाहिए? तो वह 18 वर्ष हो जाएगा। वैसे कितनी है? वैसे आप एक बार बता दीजिए। वैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है ना, वैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है जो ठीक ठाक है, लेकिन जो विकलांग बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए 18 वर्ष हो गई है। चलिए एक बार फिर से जो इन पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। धाराएँ मैंने करा दी है। तो पॉइंट्स में पहली बात क्या बताई गई थी कि प्राइमरी में जो शिक्षक और शिक्षार्थी का अनुपात होना चाहिए, मतलब अगर 30 बच्चे हैं तो एक टीचर होना चाहिए। अपर प्राइमरी में क्या होता है, अगर प्रत्येक 35 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए। लेकिन अगला एक पॉइंट दिया गया था, अगर 1 से 8 कक्षा को मिला के टोटल 200 बच्चे से अधिक हो रहे हैं तो अनुपात कितना हो जाएगा? प्रत्येक 40 बच्चे पे एक टीचर। इसको नोट कर लीजिएगा तीनों पॉइंट। उसके बाद मैंने क्या बताया था? उसके बाद बताया था कि अगर प्राथमिक स्तर पर 150 से ज़्यादा बच्चे हैं तो 5 टीचर होंगे और 5 टीचर को देखने के लिए एक प्रधानाध्यापक भी होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या था हमारा? अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट था कि आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने कार्य करने होंगे? कितने घंटे? 45 घंटे। मतलब एक सप्ताह में उसे कितना कार्य करना होगा? 45 घंटे। ध्यान रखिएगा, 45 घंटे एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य करना है। और अगला पॉइंट क्या था कि एक एकेडमिक ईयर में उसे कितना कार्य करना होगा? 800 घंटे। एक एकेडमिक ईयर में 800 घंटे कार्य करना होगा। और कितने शिक्षण दिन कार्य करने होंगे? 200 दिन उसे शिक्षण कार्य करना होगा। कार्य दिवस उसका पूछेगा तो 200 दिन। और अपर प्राइमरी में कितना हो जाएगा? अपर प्राइमरी में ये 1000 घंटे हो जाएगा और दिन कितने हो जाएंगे? 220 हो जाएंगे। आगे देखते हैं। अगला एक प्रश्न मैंने पढ़ाया भी है कि किस क्लास से किस क्लास के बच्चों को निष्कासित नहीं कर सकते? तो कक्षा 8 तक, 1 से 8 तक के बच्चों को हम ना ही फेल कर सकते हैं ना ही निष्कासित कर सकते हैं। अगला पॉइंट इतना इसमें था कि 1 से 5 के बच्चों में, मतलब प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए जो विद्यालय और घर की उनकी दूरी होती है वह कितनी होनी चाहिए? अधिकतम तो 1 किलोमीटर होनी चाहिए। अगला पॉइंट था कि आरटीई 2009 के अनुसार एसएमसी जो होता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होती है, उसका अध्यक्ष कौन होगा? तो उसका अध्यक्ष अभिभावक होंगे। अगला पॉइंट इसमें है कि जो खर्च होगा उसका भी जो उत्तरदायित्व होगा वह विद्यालय प्रबंधन समिति का ही होगा। उसके बाद हमारे 2 लास्ट पॉइंट थे कि आरटीई के अनुसार सभी जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए? तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें किस व्यवस्था में पढ़ाना चाहिए? समावेशी शिक्षा व्यवस्था। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे लास्ट में है कि आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा कब तक के लिए है? 18 वर्ष तक के लिए। और वैसे कितने के लिए? 6 से 14 वर्ष तक के लिए ही ना। वैसे 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए है। चलिए फिर इसी के साथ हम आरटीई एक्ट को समाप्त करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है कि जो 6-7 टॉपिक एक फिक्स है सीटेट की, जैसे कि पियाजे की थ्योरी, कोलबर्ग की थ्योरी और जो विभिन्न थ्योरियां हैं जैसे कि वाइगोत्स्की की थ्योरी और आरटीई एक्ट, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2000 जो नया आया है उसको भी पूछ लेते हैं। और ये टॉपिक्स फिक्स है, इससे प्रश्न हमेशा बनते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसलिए इस क्लास को थोड़ा बड़ी भी रखा गया है। और इसमें से जितने भी टॉपिक हैं सब अपना वेटेज रखते हैं। हर टॉपिक को छोटा करके पढ़ाया गया है और सब टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही इसकी PDF अभी आपको सेंड कर दी जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको PDF वहीं मिलेगी। चलिए फिर, धन्यवाद।